हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6। इसमें हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ मनी। सेकंड सेमेस्टर है आपका बीए प्रोग्राम्स और बीए ऑनर्स दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया समझेंगे किस तरीके से मनी को मेजर किया जा सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स भी देखेंगे किस तरीके से और ज़्यादा डीपली इसको एनालाइज किया जा सकता है। वो सारे के सारे क्राइटेरिया को डीपली इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, बहुत से क्वेश्चंस भी आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, और मैं बताऊंगा भी किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। ठीक है, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन के साथ कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें एक तरीके से मनी की डिमांड को या फिर सप्लाई को भी समझा जा सकता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, मेजर्स ऑफ मनी एंड सप्लाई। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स के बारे में आप बात करेंगे, जिसमें सप्लाई ऑफ मनी के बारे में भी देखेंगे किस तरीके से मनी का इस्तेमाल करना है किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The demand of money can be categorized into the transaction and precautionary and speculative motive। अब देखो यहाँ पे बहुत ही नए नए वर्ड आए हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। पहला वर्ड आता है आपके पास ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से सभी लोग अवेयर होते हैं कि ट्रांजैक्शन करना, कभी भी आपके पास अगर पैसे होते हैं तो ट्रांजैक्शन में करना ही पड़ता है। दूसरा आता है प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी का मतलब होता है कि इस तरीके से अपने पैसे का इस्तेमाल करना कि वो ज़्यादा खर्च ना हो। ज़्यादा खर्च इन दी सेंस का मतलब ये है कि इस तरीके से इस्तेमाल करना कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी हो सके। तो आप बोल सकते हो प्रिकॉशनरी तरीके से उसका इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा फालतू में पैसे को वेस्ट नहीं करना, तो प्रिकॉशनरी वे में उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास स्पेक्यूलेटिव मोटिव। क्या होता है? तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव का मतलब होता है कि जब चीज़ें सस्ती हो जाए उस टाइम पे खरीदना, और जब महंगी हो जाए तो बेच देना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना एक तरीके से स्पेक्यूलेटिव मोटिव्स में आ जाता है। और ज़्यादा डीपली देखेंगे कि इनको और कैसे समझा जा सकता है, मैं और एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगा। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन की बात करें, दो टर्म्स हमें यहाँ पे ध्यान से समझनी है। एक है स्पेक्यूलेटिव और एक आपकी प्रिकॉशनरी। ठीक है, ध्यान से दोनों को समझना है। दूसरा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा द ट्रांजेक्शन डिमांड अराइज फ्रॉम द नीड फॉर द मनी फैसिलिट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जैसे जैसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आते जा रहे हैं, वैसे ही एक तरीके से आप बोल सकते हो सप्लाई ऑफ मनी और उसके मेजर्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते जा रहे हैं। वाइल द प्रिकॉशनरी मोटिव, यहाँ पे हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? प्रिकॉशनरी मोटिव की बात यहाँ पर कर रहे हैं। प्रिकॉशनरी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो प्रिकॉशनरी मेजर आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। इन्वॉल्व होल्डिंग मनी। क्या करना होता है? आपको होल्ड करके रखना होता है मनी को। आप क्या करते हैं? मनी को होल्ड करके रखते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिव, यानी कि ज़्यादा जो खर्चे होते हैं उनसे बचाते हुए आपको काम करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा खर्चा ही नहीं करेंगे, कोई खर्चा करेंगे बट उस जगह पे करेंगे जहाँ से आपको प्रॉफिट गेन हो सकता है उस जगह पर। दूसरा हमारे पास आता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। कौन सा होता है? तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव का मतलब होता है मनी को होल्ड करके रखना और राइट टाइम पे उसका इस्तेमाल करते किसी भी चीज़ को बाय करना, और जब वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए तो उसको सेल कर देना, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना। स्पेक्यूलेटिव और प्रिकॉशन दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। Now, the speculative motive related to the desire to hold money to take advantages, यानी कि इस तरीके से मनी को होल्ड करके रखना ताकि आपको एडवांटेज प्राप्त हो, वहाँ पे फ़ायदा मिले। तो क्या करना होगा? जब एक तरीके से जब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो आप एक तरीके से अपनी मनी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट आपको कहीं पर कम मिलेगा तो आप क्यों अपनी मनी को रिलीज़ करोगे? अपने पास ही रखोगे। तो इस तरीके कुछ कुछ सिनेरियोज में आपको स्पेक्युलेटिव मोटिव और डिमांड में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चेंजेस देखने को मिलेंगी। So related to the desire to hold money to take advantage of the potential capital gain by the buying and selling financial assets बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, यानी कि फ्यूचर में प्राइस में अगर मूवमेंट होगी तो आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्युलेटिव मोटिव, क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना है वहां पर। कब करोगे ये आपको पता होना चाहिए। आप उस टाइम पे करोगे जब एक तरीके से प्राइस में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस वहां पर देखने को मिलेंगे। जब प्राइस में चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा, उस टाइम पे आप काम कर रहे होगे। दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इन्फ्लुएंस बाय द इंटरेस्ट। आप देखो, जैसे जैसे इंटरेस्ट मिलेगा उसी हिसाब से आप क्या करोगे? अपनी मनी को मार्केट में डंप करोगे, एक तरीके से रिलीज करोगे। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा आप मनी को एक तरीके से बढ़ाते चले जाओगे, कम मिलेगा अपनी मनी को एक तरीके से होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मेन एम क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट हो सकता है एक्सेप्टेशन और द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एंड एसिड प्राइसेस, और डिफरेंट डिफरेंट एसिड के प्राइसेस जैसे बढ़ते चले जाएंगे आप सेल करना स्टार्ट करते जाएंगे, सस्ते होते चले जाएंगे आप खरीदना स्टार्ट करते जाएंगे, और मनी को एक तरीके से होल्ड करना स्टार्ट यहाँ पर आप करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको
ट्रांजैक्शन के बारे में, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव्स क्या होते हैं, किस तरीके से मनी को होल्ड किया जाता है, क्यों होल्ड किया जाता है, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट एक तरीके से स्पेकुलेटिव डिमांड को घटाता है या बढ़ाता है, ये हमने डिस्कस किया। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई को हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, नहीं समझ आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करना है, सारी सारी चीज़ों को बड़ी ही डीपली इंसिस्ट करके मैंने बताया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है मनी सप्लाई ऑफ मनी एंड वेरियस मेजर सप्लाई ऑफ मनी। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मनी एक तरीके से जो फ्लो करती है, ठीक है, जो सप्लाई है एक तरीके से मनी का, वो पूरी की पूरी सोसाइटी से कनेक्टेड है। इसमें आपके सेंट्रल बैंक भी आ सकता है, आपके बैंक्स भी आ सकते हैं, कमर्शियल बैंक भी आ सकते हैं, आरबीआई भी आ सकता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो सारे के सारे जो चीज़ें हैं आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, सो अब देखते हैं सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट द गिवन टाइम। अब क्या मनी सप्लाई का मतलब क्या था, पूरी की पूरी इकोनॉमी में कितनी मनी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उसको समझने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है इट डिटरमाइंड बाय द एक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के एक्शन से कंट्रोल होता है, कमर्शियल बैंक्स हो सकती हैं, एंड देन गवर्नमेंट एंड वेरियस मेजर आर यूज्ड टू क्वांटिफाई एक्सेस द सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहाँ पे समझना है। देखो किस किस की बात करी हमने, यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बात करी, कमर्शियल बैंक्स की बात करी है, गवर्नमेंट की बात करी है। तो देखने को मिला कि तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशंस आपस में जुड़े हुए होते हैं, और एक जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को आप क्या बोलते हो, मेजर सप्लाई ऑफ मनी, उसमें ये आपस में कनेक्टेड हैं, उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो वेरियस मेजर आर यूज्ड टू क्वांटिफाई एंड एक्सेस द सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड द फॉलोइंग। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अपने ने आपको ये बताया है कि सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, दे ऑल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द मेजर सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चेन दिखाई देती है जिसमें सप्लाई ऑफ मनी क्या कर रहा है, यहाँ पर काम करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एमओ की बात करेंगे। ठीक है, एमओ की बात करेंगे, बेस मनी। अब देखो बेस मनी का मतलब होता है जो आपके पास नोट्स होते हैं, करेंसी होती है, कॉइन्स होते हैं, इसको आप बेस मनी बोलते हो। और एक तरीके से इसका क्या करते हो, आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हो कोई भी सामान खरीदने में, तो इसको आप बेस मनी बोलते हो, एमओ बोलते हैं, समटाइम्स इसको M0 भी बोलते हैं, बट आपको याद रखना है इसको। ऑल्सो नोन एज द मॉनिटरी बेस और हाई पावर्ड मनी, एमओ रिप्रेजेंट द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई है, मतलब सभी के पास इस फॉर्म में मनी सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। इट्स इंक्लूड फिजिकल करेंसी, किस चीज़ को कंटेन करता है, ये ध्यान देना यहाँ पर। इट कंटेन द फिजिकल करेंसी लाइक अ नोट्स एंड कॉइन्स। अब सर्कुलेशन विद इन द इकोनॉमी, और ये क्या होता है, सर्कुलेशन इसका इकोनॉमी के अंदर होता रहता है। ठीक है, सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर चल रहा है। एंड रिजर्व हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक, और एक तरीके से कनेक्टेड है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेस मनी भी बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द एमओ और द M0, और ये कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक से लिंक्ड होता है। और ये भी आपको याद रखना है कि इसको आप बेस मनी भी कहते हो, और लिक्विडिटी को कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा M1, इसको नैरो मनी भी कहते हैं, M1 इसको नैरो मनी भी कहते हैं, और इसको भी विद द हेल्प ऑफ एन M0 समझा जा सकता है। तो M1 इंक्लूड द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी दैट कैन बी रेडिली यूज फॉर द ट्रांजैक्शंस, यानी कि M1 एक ऐसी मनी ऑफ फॉर्म है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि बोल सकते हो हर किसी के पास ये देखने को आपको मिल सकता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा यूजेस में, यानी कि पूरी पूरी सोसाइटी में विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिकल साइकिल इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, और एक तरीके से करेंसी होती है जिसका सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा काम होता है। एंड डिमांड डिपॉजिट हेल्ड इन कमर्शियल बैंक, और एक तरीके से डिमांड वगैरह होती है कमर्शियल बैंक में, उसमें भी आपको M1 यानी नैरो मनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है। डिमांड डिपॉजिट आर चेकिंग अकाउंट दैट कैन बी यूज फॉर द मेकिंग पेमेंट्स, और इसका इस्तेमाल पेमेंट वगैरह को करने में भी किया जाता है। और कमर्शियल बैंक काफ़ी अच्छी तरीके से लिंक्ड है किससे, किसकी बात करी है हमने यहाँ पर, हमने बात करी M1 और द नैरो मनी, इसके बारे में बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिमांड डिपॉजिट आर चेकिंग अकाउंट दैट कैन बी यूज फॉर द मेकिंग पेमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब M2 की बात कर रहे हैं, अब उसको बोलते हैं ब्रॉड मनी, यानी कि ब्रॉड मनी। M2 इनकम्पासेस अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े लेवल्स पे कंपोनेंट्स ऑफ मनी को समझा जाता है, एंड इंक्लूडिंग M1, इसके अंदर M1 भी आ जाता है, अलॉन्ग विद द सर्टेन टाइप्स ऑफ लेस लिक्विड एसिड। अब इसमें क्या होता है, M1 के मुकाबले जो लिक्विडिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, इट कंसिस्ट, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, M1 की सारी क्वालिटीज इसमें होती हैं, टाइम डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सारी चीज़ें इसमें हम कंटेन करते हैं।
held in commercial bank and non-institutional money market fund. M2 reflect a wider range of financial asset. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, वो ये है M2 क्या करता है, रिफ्लेक्ट अ वाइडर रेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स दैट कैन बी यूज, ऐसे फाइनेंशियल एसेट जो यूज होते हैं, स्टोर अ वैल्यू ऑफ मेकिंग, जो स्टोर किए जाते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू मेकिंग फॉर द पेमेंट, यानी पेमेंट के उपयोग के लिए इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, M2 रिफ्लेक्ट अ वाइडर रेंज ऑफ एन फाइनेंशियल एसेट, यानी फाइनेंशियल एसेट में M2 का इस्तेमाल किया जाता है, दैट कैन बी यूज एज स्टोर वैल्यू, यानी कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है एंड मेकिंग पेमेंट, बाद में उनकी पेमेंट करना, M2 का इस्तेमाल वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये भी याद रखना M2 में जो लिक्विडिटी होती है एज कम्पेयर टू द M1 थोड़ी सी कम होती है, बट M1 में जो जो एक तरीके से गुणवत्ता होती है वो इसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास M3 ब्रॉडेस्ट मनी है। ठीक है, ये उससे बड़ी है M2 से। अब और ध्यान से देखेंगे, M3 रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड M2। अब M3 में जितने भी मेजर्स M2 के होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, अलॉन्ग विद एडिशनल टाइप ऑफ रिलेटिविटी। इसमें एडिशनल टाइप ऑफ रिलेटिविटी होती है, लेस लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें जो लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द M2। ठीक है, M2 में जिस प्रकार से होते हैं उसमें थोड़ी सी M3 में लिक्विडिटी जो होती है फाइनेंशियल एसेट्स की, वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे कम दिखाई देगी। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ से जो याद रखनी है वो है ये, दूसरी बात आपको याद रखनी है, इट इंक्लूड M2, इसमें इंक्लूड होता है M2 अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड, लार्ज टाइम डिपॉजिट एंड सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, अब इसमें सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स भी आ जाते हैं आपके, जो जो M2 कंटेन करता है। ध्यान से समझिए, इट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, M2 अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड, यानी कि मनी के जो मार्केट के जो फंड्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, लार्ज टाइम डिपॉजिट्स भी इसके अंदर कंटेन किए जाते हैं, एंड सर्टेन अदर फाइनेंशियल एसेट भी इसी का पार्ट बन जाते हैं। M3 प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। अब मनी जो M3 है वो जनरली क्या प्रोवाइड करता है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है ऑफ ओवरऑल मनी सप्लाई, जो कि मनी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, क्योंकि मनी सप्लाई एक तरीके से इकोनॉमी से जुड़ा होता है और इसमें और चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि मैं नीचे लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि M3 किसकी चीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक तरीके से इंगेज है। So it's important to note that the specific measure of money supply and their definition may vary across countries and central bank। अब सेंट्रल बैंक से भी जुड़ा है ये। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक से जुड़ा है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सी चीज़ें एडिशनली वर्क कर रही होंगी, जैसे कि सेंट्रल बैंक कैन इंप्लीमेंट वेरियस मॉनेटरी पॉलिसीज, अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज़ को क्या करता है सेंट्रल बैंक लागू करता है, एंड पॉलिसीज एंड टूल्स सच एज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक के साइकिल को अच्छे से रन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक तरीके से इकोनॉमिक के साइकिल को काफ़ी अच्छे से रन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आप बोल सकते हो M3 द ब्रॉडेस्ट मनी, इसमें इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से इंगेज होती है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से इकोनॉमी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक रूप में उभर के आ रही है। टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड मैनेज फैक्टर लाइक, जैसे कौन कौन सी चीज़ों को ये कम करता है, जैसे कि महंगाई हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाता है और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो इन सब चीज़ों को एक तरीके से M3 M2 इन सब की सहायता से पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल में बहुत इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ आप बोल सकते हो इकोनॉमिक साइकिल को रन किया जा सके। ठीक है, ये आपको यहाँ पे तो ना ध्यान देना है, ये इन्फ्लेशन वगैरह को कम करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरीके से इंप्रूव करता है और स्टेबिलिटी जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ताकि क्या हो सके, एक तरीके से काफ़ी अच्छे से आपकी जो इकोनॉमिक साइकिल है वो रन कर सके। अब हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, कुछ कुछ और कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई होते हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। अब क्या होता है, ध्यान देना है आपको यहाँ पर, द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई की बात करते हैं डिनोटेड बाय M और M। ठीक है, M से ही डिनोट किया जाता है, कंसिस्ट ऑफ करेंसी विद करेंसी विद इन पब्लिक नोट्स एंड कॉइन्स, जैसे कि आपको नोट्स दिखाई देंगे, कॉइन्स दिखाई देंगे, डिमांड डिपॉजिट DD एट द कमर्शियल बैंक, एट द commercial bank and the other deposit of the Reserve Bank of India and RBI, मतलब DD is a represent the commercial bank and then deposit of the Reserve Bank of an India। ठीक है, और ध्यान से कॉम्प्लीमेंट डीपली एनालाइज करेंगे, अभी नीचे और लिखा हुआ है। अब आता है करेंसी कंपोनेंट्स के, अलग अलग करेंसी कंपोनेंट को समझते हैं। करेंसी इंक्लूड कॉइन्स, जैसे करेंसी में आपको कॉइन्स दिखाई देंगे,
Currency contain coins and notes, out of which coin and rupee notes are issued by the government of India, while notes of denomination of rupee to and above are issued by the RBI. All this legal tender of money. अब क्या होता है, किसी भी मनी को इशू करना है या फिर डिसकंटिन्यू करना है, ये सारे के सारे फैसले विद द हेल्प ऑफ एन आरबीआई गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, इन्फ्लेशन को करना पड़ता है, करप्शन को करना पड़ता है, बहुत सी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये सारे के सारे मेजर कंपोनेंट उठाए जाते हैं, ठीक है। तो करेंसी इंक्लूड कॉइन्स होते हैं, आपको नोट्स आपको देखने को, आउट ऑफ विच कॉइन एंड 1 रुपी नोट्स आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपी 2 एंड अबव आर इशूड बाय द आरबीआई। मतलब देखने को मिलेगा कि आरबीआई मतलब 1-2 का जो सिक्के वगैरह रुपए होते हैं वो गवर्नमेंट का छापती है, बाकी सारे के सारे आरबीआई के हाथ में आ जाता है। ऑल दिस लीगल टेंडर ऑफ मनी एक तरीके से आरबीआई के कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। अब आता है डिपॉजिट कंपोनेंट। अब डिपॉजिट कंपोनेंट की बात करते हैं। सो डिपॉजिट कंपोनेंट, डिमांड डिपॉजिट आर डिफाइंड एज अ बैंक डिपॉजिट, ठीक है। इसको किस फॉर्म में देखा जा सकता है, डिमांड डिपॉजिट आर डिफाइंड एज अ बैंक डिपॉजिट पेबल ऑन द डिमांड थ्रू द चेक्स एंड अदर। अब अलग अलग फॉर्म्स में डिपॉजिट, देखो डिपॉजिट किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा चेक के ऊपर फोकस किया गया है, किस तरीके से वो पेएबल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सो दिस डिपॉजिट कैन बी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज इफ दे आर एक्सेप्टेबल टू द अदर पार्टीज। मतलब दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करें उस फॉर्म में किया जाता है। इफ नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सो दिस कैन बी इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू कैश, तो उसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या कर किया जा सकता है, इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। दस डिमांड डिपॉजिट आर लिक्विड एज करेंसी, ठीक है। वो कैसी होती है, लिक्विड एज इन करेंसी, यानी करेंसी के फॉर्म में ही होती है। अदर डिपॉजिट ऑफ एन आरबीआई डिपॉजिट अदर देन दोज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बैंक, दे इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ द क्वेजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक एन आईडीबीआई, फॉरेन सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट्स, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। इन सारे के सारे में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिक्विड एज एन करेंसी फॉर्म देखने को मिलेगा, जो एक तरीके से क्या करते हैं, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की, किसी की फर्म की, किसी भी एग्जांपल आप कंट्री का भी ले सकते हो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एग्जांपल आप यहाँ पे ले रहे हो, तो कंट्री का भी एग्जांपल लिया जा सकता है। जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आता है तो ये सारी आपको हेल्पफुल होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि आपको क्या कर रहे होते हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, डिपॉजिट कॉम्पोनेंट ऑफ मनी के तो एग्जाम्पल हैं, इनको यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारे उसी के एग्जाम्पल हैं। हाउएवर दीज आर other deposit of an OD RBI constitute a very small proportion or less than 1% of the total money supply, hence they can be ignored। अब 1% अब देखने को मिलेगा, उनके पास जो परसेंटेज ऑफ एन इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करना या फिर लोन वगैरह प्रोवाइड करने में। सो ऑफ द टोटल मनी सप्लाई एंड हैंस दे कैन बी इग्नोर्ड, फिर उसमें ज़्यादा फोकस वहाँ पर वो नहीं करेंगी, ठीक है। तो डिपॉजिट कंपोनेंट में अलग अलग इंस्टीट्यूशन को आप समझ सकते हो, और वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आप समझ सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ में डिपॉजिट करना, सो यू वांट इंटरेस्ट, क्योंकि डिपॉजिट कर रहे हो अपन एक तरीके से, आप उसमें मनी को सप्लाई, एक तरीके से उसमें अपनी मनी को रख रहे हो। अब थोड़ा सा और हम समझते हैं यहाँ पे, सिंस देन द आरबीआई हैज़ बीन पब्लिशिंग डेटा ऑन 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ एन मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड 4। अगर आरबीआई एक तरीके से पब्लिश करता है किसी भी अल्टरनेटिव डेटा को, कंपैरिजन ऑफ M1, M2, M3, M4, इनको समझते हैं किस तरीके से वो करती है। जैसे कि यहाँ पे है, फर्स्ट वन इज पहला यहाँ पे आपको दिखेगा M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। तो C किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे करेंसी को, DD डिनोट कर रहा है डिमांड एंड डिपॉजिट को, OD डिनोट कर रहा है अदर डिपॉजिट्स को, अदर डिपॉजिट है OD आ जाएगा ऑफ द आरबीआई। तो ये क्या है आपका M1। तो M1 के अंदर क्या क्या आ जाएगा, करेंसी आ जाएगा आपका, डिमांड एंड डिपॉजिट, ठीक है, एंड अदर डिपॉजिट। ये सारे के सारे M1 के फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर M2 की बात कर ले तो M2 में पूरा का पूरा M1 आपको समझ आ जाएगा, पूरा का पूरा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट। जो सेविंग डिपॉजिट है वो भी इसी के अंदर आएंगे, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, तो विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स भी इसी का पार्ट बन जाएंगे। M3 की अगर हम बात कर रहे हैं, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ एन बैंक, ये भी आ जाएगा आपका। दूसरा आ जाएगा M4 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन,
अब इसमें M4 में पूरा पूरा M1 का पार्ट, M2 का पार्ट और M3 का पार्ट वो कंक्लूड करेंगे, प्लस टोटल डिपॉजिट, जो टोटल डिपॉजिट होगा वो विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी M4 में आएंगी। ये थोड़ा याद करने वाला पार्ट है जो आपको थोड़ा सा एक बार लर्न कर लेना होगा। अब इज डन, ऑलमोस्ट पूरा पूरा चैप्टर कवर हो चुका है आपका। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।